हेलो बच्चों लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। मैं आपका कोच मेंटर वाईके त्रिपाठी फ्रॉम वाईके त्रिपाठी क्लासेस कोलकाता। और आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपके साथ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। एंड दिस पर्टिकुलर वीडियो इज फॉर दोज हु वांट्स टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बायोलॉजिकल एसेट, what is bearer plant and what is wasting assets and how it is related to AS10 property plant and equipment। अच्छा, तो बेसिकली ये जो वीडियो है वो सीए इंटर के स्टूडेंट के लिए है। उनको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन यहां से आ सकते हैं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। उसके बाद सीएमए इंटर के स्टूडेंट के लिए एमसीक्यू यहां से पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते भी हैं, ठीक है। और ये भी पूछे जाते हैं कि बायोलॉजिकल एसेट क्या होता है, आप लिख करके बताइए ऐसा। तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह के बच्चों के लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप सभी लोग इसको देख सकते हैं और सभी लोग इसका ज्ञान ले सकते हैं, जो आप कॉमर्स फील्ड से हैं या फिर अकाउंटिंग फील्ड से हैं, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है और किसी भी कंट्री के लोग इसको देख सकते हैं। सुनिए, तो अभी आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा जो मोटिवेशन है और हमारा जो आपका जो प्यार है हमारे प्रति वो स्टैब्लिश रहे, ठीक है। और बेल आइकन प्रेस करना, उससे क्या होता है कि हम जब भी कभी आपके लिए यूट्यूब पर आएंगे तो आपको हमारा नोटिफिकेशंस मिल जाएगा और उससे आप इजीली कनेक्ट हो पाएंगे हमसे, ठीक है। तो आपको ये स्क्रीन पर जो दिख रहा होगा, पर्टिकुलरली स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये स्क्रीन पर इसीलिए दिख रहा है क्योंकि इसी चीज का हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन को आगे लेकर जाते हैं और थोड़ा टाइम लेना, थोड़ा वीडियो में बात करेंगे अपने। चलिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि AS10 किस पर एप्लीकेबल नहीं है, मतलब व्हाट आर दोज एसेट्स व्हिच आर नॉट कवर्ड इन AS10। तो भैया AS10 पर बायोलॉजिकल एसेट्स और वेस्टिंग एसेट्स कवर्ड नहीं है, ठीक है। बायोलॉजिकल एसेट्स और वेस्टिंग एसेट्स कवर्ड नहीं है। अब मैं बात करूंगा सबसे पहले बायोलॉजिकल एसेट्स की। तो कि बायोलॉजिकल एसेट क्या होता है, बायोलॉजिकल एसेट कहने का मतलब क्या है, बायोलॉजिकल एसेट क्या होता है, ठीक है। सुनिए जरा, बायोलॉजिकल एसेट पर AS10 एप्लीकेबल नहीं होता, लेकिन बायोलॉजिकल एसेट है क्या। तो मैं बायोलॉजिकल एसेट का कुछ एग्जांपल देता हूं। और बायोलॉजिकल एसेट क्यों बोलते हैं इसको, बायोलॉजिकल एसेट इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका ग्रोथ, डीजनरेशन, प्रोडक्शन और प्रोक्रिएशन होना जरूरी है, जिसको बोलते हैं बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब कोई भी एसेट बायोलॉजिकल एसेट तब कहलाएगा जब उसमें बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो इसका मतलब बायोलॉजिकल एसेट होने का मतलब कि बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, तभी बायोलॉजिकल एसेट है। पहली बात आपके समझ में आई, समझ में आए तो ठोको लाइक फटाफट एकदम। दूसरी बात, अब एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे भैया बायोलॉजिकल एसेट्स के, जरूरी है जानना आपको। पहला एग्जांपल देखो, मैंने यहां लिखा हुआ लिविंग एनिमल्स एंड ट्रीज एंड प्लांट्स, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा डिटेल कर देता हूं कि बायोलॉजिकल एसेट्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं। पहला प्लांट्स, तो प्लांट्स तो बायोलॉजिकल एसेट्स में आएंगे। प्लांट्स में टिम्बर प्लांटेशंस लाइक टीक, बंबू, ये पेड़ होते हैं जिनसे लकड़ियां निकलती है, ये बायोलॉजिकल एसेट्स में आएंगे। फ्रूट बियरिंग ट्रीज लाइक मैंगो, एप्पल्स, ठीक है, ये क्या फ्रूट बियरिंग ट्रीज है, मतलब जो पेड़ जिसपे फल उगते हैं और जिसको फल को हम खाते हैं उनको भी बायोलॉजिकल एसेट बोलेंगे, क्योंकि इनका बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है एसेट बनने के लिए। दो चीजें, दो एग्जांपल। एनिमल्स में क्या क्या, पहले पेड़ वाला मतलब पेड़ पौधा का एग्जांपल्स मैंने आपको दिया, अब एनिमल्स वाला एग्जांपल देता हूं कि एनिमल्स में कौन कौन से आएंगे। तो एनिमल्स में लाइफ स्टॉक मतलब काउज, बफेलोज, गोट्स, ये सब इसमें आएंगे। दूसरा पोल्ट्री वाले में लाइक चिकन्स, डक्स, टर्कीज, ये सब आएंगे। और ये ऑब्वियसली इनका बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है बनने के टाइम पर, इसलिए ये बायोलॉजिकल एसेट्स है। उसके बाद और एक्वाटिक लाइफ में अगर हम देखें तो फिश, तो जितने भी मछलियां होती हैं एक्वा कल्चर में जो रहती है, मछलियां होती है जो समंदर में, पानी में मछलियां पाई जाती है, वो मछलियों पर भी, ये मछलियों को भी बायोलॉजिकल एसेट कहा जाता है, ठीक है। तो बायोलॉजिकल एसेट में कौन सी तीन पर्टिकुलर चीजें आ गई सर, प्लांट्स आएंगे और एनिमल्स में पहला लाइफ स्टॉक और पोल्ट्री और एक्वाटिक एनिमल्स, ये तीनों के तीनों आएंगे, ठीक है। तो ये हमारा बायोलॉजिकल एसेट हो गया। अब देखिए सर, AS10 ने कहा है कि बायोलॉजिकल एसेट पर हमारा AS10 एप्लीकेबल नहीं है। तो ठीक है भैया, बढ़िया बात है, बायोलॉजिकल एसेट पर AS10 एप्लीकेबल नहीं, तो हम भी बायोलॉजिकल एसेट पर AS10 को एप्लीकेबल नहीं कराएंगे। लेकिन रुकना, थमना, देखना कि AS10 ने एक बात और कही। क्या बात है वो भैया, कौन सी बात है।
AS10 ने कहा कि बियरर प्लांट पर हमारा AS10 एप्लीकेबल है। मतलब उसमें लिखा ही हुआ है डेफिनेशन में कि बायोलॉजिकल एसेट्स अदर देन बियरर प्लांट, ठीक है। तो अदर देन बियरर प्लांट, इसका मतलब बियरर प्लांट को छोड़ के जितने भी बायोलॉजिकल एसेट्स हैं उन सभी पर AS10 नहीं लगेगा। लेकिन बियरर प्लांट पर AS10 लगेगा, तो भैया बियरर प्लांट क्या हो गए, ठीक है। आइए आगे का डिस्कशन हमारा बियरर प्लांट के ऊपर में देखिए जरा। तो बियरर प्लांट क्या होते हैं? बियरर प्लांट का मतलब क्या है कि बियरर प्लांट का मतलब है जो प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, ठीक है, वाला प्लांट हो। वो प्लांट जो प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस वाला हो, पहली बात। दूसरी बात है वो एक्सपेक्टेड टू बियर प्रोड्यूस फॉर मोर देन 12 मंथ्स, मतलब एक अकाउंटिंग साइकिल से ज्यादा, ठीक है। तीसरी बात में उसका रिमोट लाइक्लीहुड हो कि इट विल बी सोल्ड एज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एक्सेप्ट इन इंसिडेंटल स्क्रैप वैल्यू। अब मैं इसका मतलब थोड़ा समझाता हूं। मतलब कोई ऐसा पेड़ जिस पर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस उगेगा, फलेगा, फूलेगा, वो पेड़ हमारा बियरर प्लांट कहलाएगा। लेकिन दूसरा कंडीशन कि वो पेड़ 12 महीने से ज्यादा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को बियर कर सकता है, मतलब 12 मंथ्स वाला काइंड ऑफ, ठीक है। उसके बाद में और सर तीसरा उसका रिमोट लाइक्लीहुड है कि जैसे ही वो पेड़ बड़ा होगा उसको हम काट के बेच देंगे। इसका रिमोट लाइक्लीहुड है। रिमोट लाइक्लीहुड मतलब इसका कोई भी एक्सपेक्टेशन ऐसा नहीं है कि वो जैसे ही पेड़ बड़ा होगा फल देगा, हम उसको फल को ही बेच देंगे, पेड़ को काट के बेच देंगे। अगर फल और पेड़ दोनों को काट के आपने बेच दिया, फल और पेड़ दोनों को आपने काट कर बेच दिया, तो इसका मतलब है कि वो हमारा बियरर प्लांट नहीं कहलाएगा, तब बायोलॉजिकल एसेट के सेक्शन में चला आएगा, ठीक है। आप समझो कि बियरर प्लांट का मतलब तीन चीजें मैंने आपको समझाई। अब ना एग्जांपल्स देता हूं मैं बियरर प्लांट के आपको। देखो टी बुशेस, ठीक है, जैसे आप दार्जिलिंग जाएंगे, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, ठीक है, आसाम, ये सब जगह जाएंगे तो टी गार्डन्स होती है। तो टी गार्डन्स में जो टी के पेड़ पौधे होते हैं, टी प्लांट्स, टी बुशेस, टी की जो झाड़ियां होती है वो बायोलॉजिकल वो बियरर प्लांट कहलाती है, ठीक है। कॉफी प्लांट्स हमारे बियरर प्लांट्स कहलाते हैं। रबर ट्रीज हमारे बियरर प्लांट्स कहलाते हैं, क्योंकि रबर ट्रीज से रबर निकालते हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो गया, ठीक है, वो 12 महीने तक वो देते रहते हैं ऐसे करके। कोकोनट ट्रीज हमारा बियरर प्लांट हो गया कि प्रोड्यूस निकलता है। रिमोट लाइक्लीहुड है कि हम उसको काट के तोड़ के बेचेंगे। कब बेचेंगे हम कोकोनट ट्री को? जब सर वो पेड़ खराब हो जाएगा, फल नहीं देगा, तो शायद उसको वैसे खड़ा है किसी के ऊपर गिर जाएगा, इससे अच्छा उसको काट के बेच दो, ठीक है, ताकि कहीं भी कोई लकड़ी काम में आ जाए। लेकिन वैसे अगर वो फल देता रहेगा तो हम क्यों कोकोनट ट्रीज को बेचेंगे? बात समझ में आ रही है। तीसरी बात, पाम ऑयल का ट्री जो होता है वो, ग्रेप वाइन, एप्पल, मैंगो, इन सब का ट्री। तो बियरर प्लांट का मतलब जिसके ऊपर फल लदा रहेगा और फल वो लगातार देता रहेगा, और ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि हम उसको काट के बेच देंगे। ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कि हम उसको काट के बेच देंगे, ठीक है। तो ये हमारे बियरर प्लांट्स कहलाएंगे। इसका मतलब बियरर प्लांट क्या है सर? बियरर प्लांट पर AS10 एप्लीकेबल है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा सर? बियरर प्लांट बायोलॉजिकल एसेट है, बियरर प्लांट बायोलॉजिकल एसेट है, लेकिन बियरर प्लांट पे AS10 एप्लीकेबल है। AS10 ने ऐसा बोला और मैंने एग्जांपल दिया आपको बियरर प्लांट पे, ठीक है। अब एक छोटी सी बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे करने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम फटाफट क्लियर कट एकदम बात देखो ना फटाफट, कि जो भी एग्रो प्रोड्यूस होगा, एग्रो प्रोड्यूस, उस पर AS10 नहीं लगेगा, नहीं अप्लाई होगा, अप्लाई होगा। इसका मतलब क्या हो गया, ठीक है, समझो, थोड़ा टाइम लेने का, समझने का। जैसे जैसे टी बुशेस है, वो क्या है? बियरर प्लांट है, उस पर AS10 एप्लीकेबल है, वो PPE में आता है। लेकिन टी बुशेस से जो टी लीव्स निकलता है, पत्तियां पत्तियां पत्तियां, चाय की पत्तियां, सर चाय की पत्तियां, चाय की पत्तियां, पत्ती लिखने नहीं आ रहा मेरे को, पत्तियां ऐसे ही है जो भी है, चाय की पत्तियां, उन चाय की उन चाय की पत्तियों पर, उन चाय की पत्तियों पर हमारा, उन चाय की पत्तियों पर हमारा AS10 एप्लीकेबल नहीं है।
मतलब जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस निकलेगा उस पर एएस 10 एप्लीकेबल नहीं है, तो उस पर क्या एप्लीकेबल है? उस पर एप्लीकेबल है एएस नंबर 2। एएस नंबर 2 मतलब एक एसेट है, जो एसेट फल देता है, फल देगा तो उस फल पर एप्लीकेबल होगा एएस 2, लेकिन उस एसेट पर एप्लीकेबल होगा एएस 10। अब बात समझ में आ गई? क्लियर कट बात, अच्छी लग रही है आपको? आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको समझाया बायोलॉजिकल एसेट, फिर मैंने आपको समझाया बियरर प्लांट। अब मैं आगे बढ़ता हूं, दो चीजें मैंने आपको समझा दी अच्छे तरीके से। अब मैं चलता हूं कहां पर? वेस्टिंग एसेट के पास में। अच्छा, तो एएस 10 ने कहा कि वेस्टिंग एसेट पर हम एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, इंक्लूडिंग मिनरल राइट्स, एक्सपेंसेस ऑन एक्सप्लोरेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल, बात करेंगे इस पे। तीसरा ऑयल एंड नेचुरल गैस, और चौथा सिमिलर नॉन जनरेटिव रिसोर्सेज। इन 4-5 चीजों पर एएस 10 एप्लीकेबल नहीं है। तो वेस्टिंग एसेट पर बात करते हैं। वेस्टिंग एसेट पर देखो, मिनरल राइट्स का मतलब क्या होता है? मिनरल राइट्स का मतलब होता है कि अगर मान लो कोई कोयले की खान है, अब कोयले की खान, अब कहीं भी जाके आप खनन करके आप वहां से कोयला नहीं निकाल सकते। अगर आप कहीं भी जाकर खनन करके कोयला निकाल रहे हैं तो सरकार आएगी, आपको एकदम धोपटेगी, ठीक है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आप कहीं भी समंदर में जाकर के पाइप गाड़ करके वहां से तेल नहीं निकाल सकते हैं, सर ये तो गलत बात हो जाएगी, सरकार आएगी फिर आपको धोपटेगी, ठीक है। तो इससे अच्छा ये सब कहानी या पचड़ा में ना पड़ो, तो मिनरल राइट्स खरीद लो। यहाँ भाई हम अधिकार खरीदे हैं, हम यहाँ पर खनन करेंगे, यहाँ से मिनरल्स निकालेंगे, इसको कहते हैं मिनरल राइट्स। इस पर एएस 10 एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन एक्सप्लोरेशन का मतलब क्या होता है? एक आदमी जो पानी में कूदेगा, एक मशीन जो पानी के अंदर जाएगी, खोजेगी कहां कहां से तेल निकाल सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज कहां कहां खोज सकते हैं, उस आदमी और उस मशीन का बहुत वैल्यू होता है, उसके बहुत पैसे मिलते हैं और बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस होता है इसके ऊपर, तो ह्यूज एक्सपेंसेस है। तो इस ह्यूज एक्सपेंसेस को करने के बाद में सबको लगता है कि इसको तो एसेट ही बोल देता है, क्योंकि ये एसेट के लिए ही एक्सपेंस हुआ। जी नहीं, एएस 10 बोलता है इस पे हम एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। कॉस्ट इनकर्ड इन सर्चिंग फॉर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज मिनरल, ऑयल एंड गैस, इस पर एएस 10 एप्लीकेबल नहीं है। एक्सपेंडिचर ऑन एक्सट्रैक्शन बोल रहा है कि कॉस्ट रिलेटेड टू रिमूविंग दीज रिसोर्सेज फ्रॉम द अर्थ, मतलब वहां जो ऑयल रिग में जो पाइप डाल करके हम निकाल रहे हैं सारा का सारा कचरा तेल, ठीक है, उस तेल को निकालने का जो खर्चा होगा वो पीपीई में नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद नॉन रीजनरेटिव रिसोर्सेज का मतलब है कि वो रिसोर्सेज जो खत्म नहीं होते हैं, वो खत्म नहीं होते हैं, नेचुरल चीजें, नेचुरल गैस एंड ऑयल, कोल से सब खत्म नहीं होते हैं, उन पर एएस 10 पीपीई नहीं लगेगा। तो इन सभी पर पीपीई नहीं लगेगा, एएस 10 नहीं लगेगा। बात समझ में आ रही है आपको? अब देखो, वेस्टिंग एसेट इंक्लूडिंग मिनरल राइट्स, एक्सपेंडिचर ऑन एक्सप्लोरेशन और एक्सपेंडिचर ऑन एक्सट्रैक्शन और नॉन रीजनरेटिव रिसोर्सेज, इस पर नहीं लगेगा एएस 10, ठीक है। अच्छा, वेस्टिंग एसेट क्या होता है? कोल, पेट्रोलियम, क्वेरीज, जो खान जो होता है उसको वेस्टिंग एसेट बोला, ठीक है, ये सबको वेस्टिंग एसेट बोला। अब सुनो, तो इस पर एप्लीकेबल नहीं है एएस 10 पीपी, लेकिन एक चीज और, एग्जाम्पल समझना, डिटेल में समझना। जैसे तेल निकालने के लिए हमको बड़ी बड़ी मशीनें इंस्टॉल करनी होगी, मशीनों से हम क्या करेंगे? एक्सट्रैक्शन करेंगे। अगर वो मशीनें नहीं रहेंगी तो एक्सट्रैक्शन नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? अगर वो मशीनें नहीं रहेंगी तो एक्सट्रैक्शन नहीं होगा। अब सुनो कि जो मशीनें यूज हो रही हैं, डेवलप, एक्सट्रैक्ट और मेंटेन, किसको? वेस्टिंग एसेट्स को। उन मशीनों को कहा जाएगा क्या? यानी उन एसेट्स को कहा जाएगा क्या? पीपीई। बात थोड़ी डिफरेंट तरह की हो गई। वेस्टिंग एसेट्स इंक्लूडिंग 4-5 आइटम, उस पे एएस 10 एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन उस वेस्टिंग एसेट को डेवलप, मेंटेन और एक्सट्रैक्ट करने के लिए जितने भी एसेट्स लगेंगे वो सभी एसेट्स पीपीई में आएंगे। अब मैं उन एसेट्स के एग्जांपल देता हूं आपको, आप आसानी से समझो वो क्या चीजें हैं, ठीक है। आ जाना। पहला, माइनिंग इंडस्ट्री में, अगर मान लो माइनिंग इंडस्ट्री में आप क्या करते हैं? ड्रिलिंग मशीन यूज करते हैं,
एक्सकैवेटर एंड डंप ट्रक्स यूज करते हैं। इससे क्या होता है, निकालते हैं बड़े बड़े ट्रक्स पे लाद के, बड़े बड़े लाइक कोयले का बहुत बड़ा बड़ा सामान जाता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट होता है और जाके वो फिर छोटे छोटे पार्ट्स में टूट के बिकने योग्य बनता है। क्रशर्स एंड कॉन्वेयर्स, कॉन्वेयर्स मतलब कॉन्वेयर बेल्ट बोलते हैं, ऐसे जिसपे सामान जाता रहता है, एयरपोर्ट पे आपने देखा होगा। क्रशर्स मतलब तोड़ेगा उसको। तो ये सारी चीजें क्या है सर, ये सारी चीजें पीपीई में आएंगी, AS10 में आएंगी, एसेट्स हैं, ठीक है। दूसरा, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में, अगर ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में जाओ तो ऑयल रिग, ऑयल रिग देखा आपने, ऑयल रिग का मतलब समंदर में बहुत बड़ा मशीन दिखता है आपको, ऐसा फील होता है कि पहले वो मशीन लगाया फिर समंदर को बुलाया, बोला आके यहाँ पे बिछ जाओ, ऐसा। तो वो हमारा क्या है, एसेट्स है। उसके बाद पाइपलाइंस जो यूज करते हैं हम, क्या उसको ट्रैवल कराने के लिए, किसको, ऑयल्स को क्रूड ऑयल्स को, वो भी हमारा क्या है, एसेट है। स्टोरेज टैंक हमारा एसेट है। क्वेरिंग इंडस्ट्री में, क्वेरिंग इंडस्ट्री मतलब मार्बल वगैरह वाला इंडस्ट्री जो आएगा, उसमें स्टोन क्रशर्स तोड़ते हैं जिससे हम, और हैवी ड्यूटी लोडर्स, ये सब क्या होंगे सर, ये सब पीपीई में आएंगे, एसेट्स कहलाएंगे। तो भैया आपको मैंने अच्छी तरह समझाया AS10 किन दो चीजों पर एप्लीकेबल नहीं है और उन पर और डिटेल एनालिसिस कैसे की जाती है। तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ये चीजें केस स्टडी बेस पे पूछी जा सकती हैं और क्वेश्चंस आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है सीए इंटर के लिए। थैंक यू सो मच, आज के बस इतना शुक्रिया, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारा वेट करें अगली वीडियो के लिए, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर कर देना भैया, चलो।